बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मौजूदगी की वजह से इंटेंसिटी जो है वो गर्मी की कम हो जाती है और सर्दी की शिद्दत में एतदाल रहता है। और इसी तरह आपने देखा, नोटिस किया है कि जब बारिश होती है सर्दियों में तो थोड़ी सर्दी कम हो जाती है। तो सर्दियों में जब बारिश होती है तो सर्दी थोड़ी कम फील होती है आपको, आप ये करके देखिएगा नोटिस। तो ये जो इंटेंसिटी होती है ना मौसम की, चाहे वो गर्मी की हो चाहे वो सर्दी की हो, उसको कम करते हैं। हिद्दत का मतलब है इंटेंसिटी, ठीक है। ये मैं लिख दूँ, आपके लिए नया वर्ड था तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को ये बात बताती चलूँ। हिद्दत, एक होती है शिद्दत, एक है हिद्दत। गर्मी की हिद्दत और सर्दी की शिद्दत, ठीक है। हिद्दत यानी कि गर्मी और इंटेंसिटी शिद्दत, शिद्दत इंटेंसिटी, ठीक है। और हिद्दत का मतलब है हॉट टेम्परेचर, गर्मी, ठीक है। ये इन तीनों चीज़ों में ये आ जाती है इंटेंसिटी। किसी भी मौसम की इंटेंसिटी जो होती है, चाहे वो गर्मी की हो चाहे वो सर्दी की हो, तो गर्मी की हिद्दत होती है यानी हरारत, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो गर्मी, और अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो सर्दी, ठीक है। ये चीज़ है, आपने जहन में रखना है इसको। अब यहाँ तक आपका दूसरे दिन की पढ़ाई का काम हो गया है ख़त्म। अब हम करेंगे अपना तीसरे दिन का काम शुरू, ठीक है। तीसरे दिन का काम जो है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मैं आपको डिवीज़न सिर्फ इसलिए बता रही हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपके लिए आसानी हो जाए, और आपके लिए जो आसानी होगी वही आपके लिए प्रैक्टिस का बाइस बनेगी। अब आपने क्या करना है, तीसरे दिन का काम, और वो भी आपकी पढ़ाई है। देखिए मैं कितना आराम से लेके चल रही हूँ आपको, और आई होप कि आपको मेरे साथ याद भी हो गया होगा जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। अब हम पढ़ेंगे कुर्रे हवाई की तहदार साख्त। जी, पहले हमने क्या पढ़ा, कुर्रे हवाई की तरकीब। अब हम पढ़ेंगे कुर्रे हवाई की तहदार साख्त। अब ये क्या चीज़ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ है? द लेयर्ड स्ट्रक्चर, द लेयर्ड स्ट्रक्चर यानी क्या है, इसकी लेयर्स कितनी हैं ऑफ एटमॉस्फेयर। पहले हमने कॉम्पोजिशन पढ़ी और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर, कुर्रे हवाई की तहदार साख्त। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके देती हूँ। ये है हमारी अर्थ। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। ये है हमारी अर्थ। अब इस अर्थ को जिसने ढांप रखा है वो है हवा का गिलाफ। अब उस हवा के गिलाफ के हैं पोर्शंस, ठीक है, लेयर्स, पोर्शन। अब सबसे पहली लेयर है एक, ठीक है, फिर है दूसरी लेयर, फिर है तीसरी लेयर। ये मैं लेयर्स आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिक्र मत करें। और फिर है चौथी लेयर। बीच में क्या आ गई हमारी, ये अर्थ। अर्थ आपको पता है गोल नहीं है, बिल्कुल अर्थ गोल नहीं है, नीम गोल है, यानी बेज़वी टाइप है, मुस्तकिल ऐसे नहीं कि बिल्कुल अंडे जैसी हो, नहीं। अब जो मैंने आपके सामने ये 4 लेयर्स बनाई हैं, अब इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ये मुझे उर्दू में लिखना थोड़ा सा, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ये बोलना सीखिए, इसके सिलेबल्स कीजिए, ट्रोपोस्फियर।
ठीक है, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर ये नंबर 1 है। अब ज़मीन के सबसे क्लोज, सबसे साथ ये देखें, जो सबसे पहली लेयर है ये ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर है, यहाँ से ट्रोपोस्फियर है पहली लेयर। अब हम सबसे पहले इसकी लेयर पढ़ेंगे। दर्जे हरारत के लिहाज से कुर्रे हवाई को दर्जे झैल तहों में तकसीम किया जा सकता है। पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, ज़मीन के करीब मौजूद कुर्रा हवाई की तह ट्रोपोस्फियर कहलाती है। अब इस ट्रोपोस्फियर नंबर 1 क्या काम है इसका? इसका क्या काम है? तमाम बादल, बारिश, ठीक है, और तमाम गैसों को कंट्रोल करना, ठीक है, ये गैसों का कंट्रोल है। यानी अब आप देखिएगा ये ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ये सबसे पहली लेयर है, ज़मीन के बिल्कुल क्लोज़ है, ठीक है, सबसे क्लोज़, यानी जिस हमारी जो ज़मीन की जो पहली लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, याद कर लें मेरे साथ साथ, ट्रोपोस्फियर है। अब तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो इसमें होती हैं। क्या क्या सरगर्मियाँ हैं इसमें? तमाम मौसमी कैफियत रूनुमा होती हैं, जिसमें बादल, बारिश, हवाएं, हरारत, और क्या होता है, कुर्रा अर्ज़ को एक मुतवाज़न माहौल फ़राहम करती हैं। यानी अभी आप इनको यहाँ पे इतना आसान मैंने आपको कर दिया कि बादल और बारिश, उसके बाद हवाएं, यानी सर्दी, यानी मौसम जो बनते और बदलते रहते हैं वो सब इनके सपोर्ट है। किसके सपोर्ट है? ट्रोपोस्फियर के सपोर्ट है। अब ये ट्रोपोस्फियर जो है ये ज़मीन के सबसे नज़दीक है, इसका सबसे ज़्यादा काम है, ये सबसे ज़्यादा बर्डन है इसके ऊपर। इसने बादल भी बनाने हैं, यहाँ पर बादल भी बनने हैं, यहाँ पर हवाएं भी चलनी हैं, यहाँ पर सारा सिस्टम जो मौजूद है ना हमारे मौसमों की तब्दीली का, हवाओं का, हमारी आबो हवा का, उसका डायरेक्ट लिंक है हमारी ज़मीन से। तो ये है आपका ट्रोपोस्फियर। पहली लेयर का नाम ट्रोपोस्फियर, ये मैंने सुनने हैं आपसे, ट्रोपोस्फियर। समझ में आ गया? क्या दोबारा पढ़ देती हूँ। ज़मीन के करीब मौजूद कुर्रा हवाई की तह ट्रोपोस्फियर कहलाती है। ये ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसकी वजह से ज़मीन पर हर तरह की सरगर्मियाँ जारी हैं। इसमें तमाम मौसमी कैफियत रूनुमा होती हैं, जिसमें बादल, बारिश, हवाएं, हरारत वग़ैरह कुर्रा अर्ज़ को एक मुतवाज़न माहौल मुहैया करती हैं। कुर्रा हवा में मौजूद गैसें, आबी बुखारात और खाकी ज़र्रात ज़्यादातर इसी तह में मौजूद हैं। इस तह के बुलंद तरीन हिस्से में दर्जा हरारत -60 सेंटीग्रेड के करीब होता है। यानी जितना ऊपर जाते जाएंगे ना ज़मीन से, आपको इसका टेम्परेचर कितना मिलेगा? 60 सेंटीग्रेड। अब ज़मीन से ये कहाँ तक मौजूद होती है वो बताएंगे आपको। इस तह में दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब कम होता है। ये ज़मीन के ऊपर करीबन 16 किलोमीटर तक वाक़े है। कहाँ तक है इसका? 16 किलोमीटर, ठीक है, ये जहन में रखना है आपने। ट्रोपोस्फियर ज़मीन से 16 किलोमीटर ऊपर वाक़े है, ठीक है, ये पहली है, पहला ट्रोपोस्फियर है। और जैसे जैसे ऊपर होते जाएंगे वैसे वैसे दर्जा हरारत कम होता जाएगा। अब आपको पता है कि कम दर्जा हरारत का क्या मतलब है? ये अक्सर बच्चों को मैं देखती हूँ, कम दर्जा हरारत का मतलब होता है सर्दी का बढ़ना, सर्दी का बढ़ना। और ज़्यादा दर्जा हरारत का क्या मतलब होता है? ज़्यादा दर्जा हरारत का मतलब होता है गर्मी का
बढ़ना। अब आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। अगर कोई कहे ना कि ज़्यादा दर्जा हरारत है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो क्या मतलब है? गर्मी ज़्यादा है। तो अगर ये कहें कि जी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो कम का मतलब है सर्दी ज़्यादा है। तो जब आप अर्थ से ऊपर 16 किलोमीटर तक इसका जो फासला है, ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ये 60 सेंटीग्रेड तक दर्जे तक ये हो जाएगा इसका दर्जा हरारत। मनफी 60 यानी ये तो बर्दाश्त भी नहीं होगा, मनफी 60 सेंटीग्रेड के करीब होता है। और ज़मीन के ऊपर 16 किलोमीटर तक ये वाक़ है। उर्दू में इसे कुर्रा मुतग़य्यरा भी कहते हैं, लेकिन आपके लिए आसानी है तो नंबर 1 ट्रोपोस्फियर। पहले हमने कॉम्पोजिशन पढ़ी थी, अब यहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम एटमॉस्फेयर का। तो ज़मीन है, अब ज़मीन के ऊपर जो ग़िलाफ़ है, इस ग़िलाफ़ की भी तहें हैं। पहली तह ट्रोपोस्फियर, अब दूसरी तह स्ट्रेटोस्फियर। दूसरी तह क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, मेरे साथ साथ रहेंगे। स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ ये पहली लेयर ख़त्म होती है, वहाँ से दूसरी देखिए स्ट्रे आगे क्या है? टो। स्ट्रेटो, मैंने ये तोड़ दिए आपकी आसानी के लिए कि आप याद कर लें। स्ट्रेटोस्फियर, अब इसको मिला देंगे तो क्या बन गया? स्ट्रेटोस्फियर। ये सिलेबल किए थे मैंने आपके लिए। स्ट्रेटोस्फियर, ये पीएच जो है एफ की साउंड निकाल रहा है। स्ट्रेटोस्फियर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर, ये सिलेबल्स हैं इसके। स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर, जिसको कुर्रा क़ाइमा भी कहते हैं उर्दू में, ये क्या करता है? सुन लीजिए, ये सेकंड इस लेयर की बात हो रही है अब, ठीक है। हम यहाँ से अब यहाँ आ गए, ये 16 किलोमीटर, ठीक है, ये ज़मीन के ऊपर 60। अब 16 किलोमीटर से ऊपर क्या आ रहा है? कुर्रा हवाई की ये तह ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाक़े है। देखिए ये आ गया ट्रोपोस्फियर और इसके ऊपर आ गया आपका ये जनाब मैं स्ट्रे लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है, इसमें दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब कम होने की बजाय ज़्यादा होता है। अब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ गए तो आपको सर्दी ज़्यादा महसूस हुई। अब यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाएगा, यानी गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। अब सुनिए, और इसकी आखिरी हद में दर्जा हरारत करीबन 0 दर्जे सेंटीग्रेड के करीब पहुँच जाता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर तह में ओजोन गैस बड़ी मिकदार में मौजूद है। कुर्रा हवाई की ये तह ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाक़े है, इसमें दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब कम होने की बजाय ज़्यादा होता है और इसकी आखिरी हद में दर्जा हरारत करीबन 0 दर्जा सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फियर तह में ओजोन गैस बड़ी मिकदार में मौजूद है। यहाँ पर आपको ओजोन मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी? ओजोन। यहाँ पर ओजोन पूरा लिख देती हूँ, ओजोन, ये आपको ओजोन मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी बड़ी मिकदार मौजूद है, जो सूरज से आने वाली शुआओं को माहौल के लिए साजगार बनाती है। कुर्रा हवाई की ये तह ट्रोपोस्फियर के ऊपर करीबन 16 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक वाक़े है। कहाँ? 16 से शुरू हुई और यहाँ पे 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर तक। इसका मेन काम क्या है कि ये ओजोन गैस इसमें काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है, जो सूरज से आने वाली शुआओं को, बाला बनफशी शुआओं को मॉडरेट करके, उनको सही करके, उनके लिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद करके ज़मीन तक पहुंचाती है। और ये 50 किलोमीटर तक वाक़े होती है। अब है तीसरा आपका, क्या है? मीज़ोस्फीयर। मीज़ोस्फीयर, ठीक है, मीज़ोस्फीयर।
मीज़ोस्फीयर। तीसरी तह, इसको कुर्रा मेयानी भी कहते हैं, यानी कुर्रा दरमियानी, यानी ये हो गया, ये हो गया, अब ये आ गया, और ये है आपका मीज़ो। यहाँ मैं SO लिख देती हूँ। अब इसका क्या काम है? मीज़ोस्फीयर तह स्ट्रेटोस्फीयर तह के ऊपर वाक़ है। मीज़ोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाक़ है, ठीक हो गया। इस हिस्से में दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब दोबारा कम होना शुरू हो जाता है। मीज़ोस्फीयर की आखिरी हद पर हवा का दर्जा हरारत करीबन -100 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी दोबारा से यहाँ पर सर्दी शुरू हो जाती है और टेम्परेचर कितना हो जाता है? 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड सर्दी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और कितना? -100, -100, यानी ये मनफी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। -100 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यहाँ हवा में मौजूद गैसें और दूसरे ज़र्रात बहुत कम मिक़दार में पाए जाते हैं, यानी जो भी गैसें हैं और दूसरी आलूदगी है और जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ कम आती हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है? ट्रोपो में, और फिर उसके बाद स्ट्रेटो में क्या है? ओज़ोन, यानी ओज़ोन की मिक़दार ज़्यादा है। और मेसो में क्या है? यहाँ पर कोई सुकून है, यहाँ पर कोई ऐसी गैसें वैसे मौजूद नहीं हैं। और ये तह कुर्रा हवाई में 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान वाक़ है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 80 किलोमीटर तक, ठीक है। ये 80 किलोमीटर तक है। पहली जो थी वो 16 किलोमीटर तक थी, दूसरी 16 से लेके 50 किलोमीटर तक, उसके बाद फिर 50 से लेके ये 80 किलोमीटर तक है। समझ में आ गया? सबसे पहले वाले का क्या काम है? बादल, हवा और आबी बुखारात, ये सब कंट्रोल करना, हवाएं चलाना, ठीक है। ये काम है ट्रोपो का। उसके बाद स्ट्रेटो का क्या काम है? ये ओज़ोन की जो लेयर है उसमें मौजूद होती है स्ट्रेटो में, और ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ को कंट्रोल करके ज़मीन तक भेजती है। उसके बाद मीज़ो में क्या होता है? मीज़ो 80 किलोमीटर्स तक है, 52 यहाँ से 50 से चली और 80 तक है, और ये -100 इसका सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, और यहाँ पर ज़र्रात और गैसें और दूसरी आलूदगियाँ कम होती हैं। अब आगे क्या है? थर्मोस्फीयर, यानी कुर्राए हरारी। थर्मोस्फीयर तय 80 किलोमीटर से लेकर कुर्राए हवाई की आखिरी हदूद तक फैली हुई है, यानी कुर्राए हवाई की जो आखिरी हदूद है ना, उसका नाप कोई नहीं है। वो क्या है? अनफेदमेबल, जिसको नापा ना जा सके, जिसकी गहराई को नापा ना जा सके, उसको अनफेदमेबल कहते हैं। यानी 80 से शुरू हुई है, अब आखिरी हदूद चाहे वो कितनी है ये हम नहीं जानते, ठीक है। तो इसलिए ये लामुतनाही है, अनफेदमेबल है, यहाँ पर इसको हम नाप नहीं सकते। यानी 80 किलोमीटर से शुरू होकर आखिरी हदूद तक फैली हुई है। कुर्राए हवा के इस हिस्से में दर्जा हरारत बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी बहुत गर्मी शुरू हो जाती है। बुलंदी, अभी मैंने आपको वो किया ना, क्लैरिफाई किया आपको कि ज़्यादा हो तो गर्मी बढ़ जाती है, कम हो तो सर्दी बढ़ जाती है। बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। 350 किलोमीटर की बुलंदी पर दर्जा हरारत करीबन 100 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हमारे मुल्क में अगर 45 सेंटीग्रेड तक चला जाए गर्मियों में तो क़यामत खेज़ गर्मी कहते हैं। और यहाँ पर मीज़ोस्फीयर से लेके और जब यहाँ 350 किलोमीटर की बुलंदी पे पहुँचते हैं, कितने की? 350 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुँचते हैं, तो क्या होता है? इतनी गर्मी हो जाती है कि दर्जा हरारत क्या बन जाता है? 100 सेंटीग्रेड, यानी हद से ज़्यादा गर्मी। यहाँ क्या था? -100, इंतहाई सर्दी, और यहाँ क्या है? 100 सेंटीग्रेड, इंतहाई गर्मी। यानी मीज़ो में हद से ज़्यादा सर्दी है, और यहाँ पर मीज़ो से लेके जो थर्मो पे जा रहा है वो इंतहाई गर्मी का है, 350 किलोमीटर पे पहुँच के। तो सबसे पहले अर्थ
अर्थ को पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपो। और यहाँ पर अब चौथी जो थी जो हमने पढ़ी है वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो ही बात बनेगी। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। थर्मोस्फीयर आखिरी हद है, आखिरी लेयर है। सबसे पहले अर्थ कुर्रा हवाई ने उसको कवर किया हुआ है। कुर्रा हवाई की कितनी लेयर्स हैं? 4। नंबर 1 ट्रोपो क्या काम करती है? बारिश बरसाना, बादल बनाना, हवाएं चलाना, ठीक है, और आबी बुखारात वगैरह, और थोड़ी सी आलूदगियाँ भी शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर मौजूद है यहाँ पर, और ये ओजोन क्या करती है? सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ को अपने ऊपर लेकर उसमें से मुफीद रेज़ को ज़मीन तक पहुँचाती है। उसके बाद स्ट्रेटो के बाद मीज़ोस्फीयर बहुत ही ठंडा और बड़ी इसकी -100 इसकी सेंटीग्रेड है, और उसके बाद इसका एंड जो है वो अनफेदमेबल है 350 किलोमीटर। तो ये थी आपकी डे 3 की पढ़ाई जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और अब आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तीसरे दिन का काम जो आपकी पढ़ाई थी जिसमें हमने कुर्रा हवाई की तहदार साख्त को पढ़ा, अब आज हमारा चौथे दिन का काम शुरू होता है जिसमें हम मौसम और आबो हवा में फ़र्क पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मौसम क्या होता है। आपने शुरू से अपनी किताबों में मौसम पढ़ा, मौसम का मतलब आपको गाहे बगाहे बुक्स में मिलता रहा, आपको पढ़ाते रहे, और आप ज़्यादातर पढ़ते हैं कि 4 मौसम होते हैं, ठीक है। 4 मौसम कौन से होते हैं? गर्मी, सर्दी, बहार, ख़िज़ां। अब ये तो हो गए 4 मौसम, लेकिन इस दौरान बारिश भी होती है, इस दौरान लू भी चलती है, इस दौरान हवा तेज़ या आहिस्ता भी चलती है, बर्फ़बारी भी होती है। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये मौसम कहलाती हैं, ठीक है। अब मौसम सुबह कुछ, दोपहर को कुछ और शाम में कुछ हो सकता है। अगर सुबह धूप निकली है तो दोपहर को हो सकता है कि बारिश हो जाए, और अगर दोपहर को अबर है यानी बादल आए हुए हैं तो हो सकता है कि रात को हल्की बूंदाबांदी हो जाए। इसी तरह पाकिस्तान का जो मौसम है वो सर्दियों में सर्द और गर्मियों में गर्म होता है, शदीद गर्म होता है। जैसे कि आपका जनवरी और दिसंबर, ये ख़ास तौर पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सर्दी के सख्त महीने होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और पहाड़ी मकामात पर बर्फ़बारी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा मौसम। अब मौसम का तो आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा आप जहन में रखिए बात कि मौसम यहाँ पे जैसे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मैं आपको पूरा क्लियर करूँगी ताकि अगर आपसे कोई पूछे या आप जब याद करें तो आप मिक्स ना करें कि मौसम क्या है और वेदर क्या है। तो सबसे पहले मौसम, मौसम से क्या मुराद है? मौसम से मुराद किसी मकाम के ख़ास वक्त के दर्जा हरारत, हवा के दबाव, हवा की रफ्तार, हवा की रतूबत, बारिश और बर्फ़बारी की मजमूई फ़िज़ाई कैफ़ियत है, ठीक। अब ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि जी मजमूई फ़िज़ाई कैफ़ियत का क्या मतलब है। यानी साल भर में आपका मौसम आपने देखना है कि गर्मी कितने दिनों में पड़ती है, यानी कितने महीने गर्मी रहती है। तकरीबन 4 से 5 महीने गर्मी रहती है। मार्च के मिड में शुरू हो जाता है हल्का हल्का ऐसा मौसम, उसके बाद फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर और अक्टूबर के मिड में थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सर्दी, ज़्यादातर सर्दी जो है अब मौसम के बदलने की वजह से और क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज की वजह से हमारा जो मौसम पहले ज़्यादा अरसे तक सर्द रहता था, अब ज़रा सर्दी में कमी आ गई है। ये सब चीज़ें जो हैं, जो पूरे साल की कैफियत है, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिशें कितनी हुई, ये सब मौसम है। अब आएंगे आबो हवा। आबो हवा किसी जगह की तवील अरसे की औसत मजमूई कैफियत को कहते हैं। अब इसकी छोटी सी बात मैं आपको समझाती हूँ कि मौसम जो है वो किसी वक्त भी बदल सकता है। जैसे अभी आप घर से बाहर गए, बहुत ही प्रिटी सनी डे था और जब आप घर आए हैं तो एकदम क्लाउडी वेदर हो गया, यानी कि बादल आ गए, तो ये किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। लेकिन आबो हवा जो है उसका तयन करने के लिए 30 साल का अरसा दरकार होता है। ठीक है, किसी जगह के आबो हवा के तयन करने के लिए 30 साल के मजमूई मौसमी कैफियत, ठीक है, मजमूई मौसमी कैफियत जो होती है उसमें आप एवरेज निकालते हैं तो कितना अरसा दरकार होता है कि 30 साल में कितने अरसे कैसा मौसम रहा। ठीक है, 30 साल के मजमूई मौसमी कैफियत को क्या कहते हैं? आबो हवा। यानी आबो हवा किसी जगह की 30 साल की मजमूई मौसमी कैफियत को कहते हैं। ठीक है, यहाँ की लगा दीजिए, की मजमूई मौसमी कैफियत को कहते हैं। अब ये जो एक एवरेज निकालने का तरीका है वो ये है कि 30 साल तक किसी इलाके की या किसी मकाम की आबो हवा ज़्यादातर कैसी रही है। अब आएंगे हम पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की आबो हवा मुतनव्वो है। क्या है? मुतनव्वो। मुतनव्वो का मतलब है ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे ऑफ डिफरेंट यानी टाइप, मुख्तलिफ़ तरह की, ऑफ डिफरेंट टाइप कह लें यहाँ पर, या आप कह लें कि पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो मिक्स है। यानी यहाँ गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, बारिशें भी होती हैं, यहाँ के सहरा भी हैं और यहाँ पर हर तरह का मौसम पाया जाता है और ये कुदरत का बहुत बड़ा इनाम है। तो मौसम का क्या मतलब है? मौसम का मतलब ये है कि आपका एक थोड़े अरसे तक का जो मौसम का मतलब जो कैफियत है, जैसे बादल हैं तो बारिश हो गई, बारिश है तो एकदम से हब्स हो गया, हब्स है तो थोड़े अरसे के बाद सर्दियाँ शुरू हो गई, बर्फ़बारी हो गई, यानी ये कितने अरसे रहती हैं, ये मौसम है। जैसे कहते हैं ना आजकल गर्मी का मौसम है, ठीक है, ये तो नहीं कहते ना आजकल गर्मी की आबो हवा है, गलत, गर्मी का मौसम है। मौसम 4 होते हैं यूजुअली हमारे मुल्क में, तो गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बहार का मौसम, ख़िज़ां का मौसम, राइट। तो यहाँ पर मौसम का मतलब है कि थोड़े अरसे तक की मजमूई कैफियत, यानी थोड़े अरसे की जो मजमूई कैफियत निकालेंगे आप, वो मौसम। और जो तवील अरसे यानी 30 साल में पाकिस्तान की आबो हवा कैसी रही, यानी 30 साल में पाकिस्तान की आबो हवा का मतलब कि कितने अरसे ज़्यादा गर्मी, कितने अरसे सर्दी, यानी मुख्तलिफ़ तरह की, यानी बारिश भी हुई है। ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की आबो हवा सिर्फ़ गर्म मरतूब है, नहीं, या पाकिस्तान की आबो हवा सिर्फ़ सर्दी की है, नहीं। पाकिस्तान की आबो हवा मुतनव्वो है, यानी मिक्स है। यहाँ पर बारिशें भी हैं, यहाँ पर सर्दी भी है, यहाँ गर्मी भी है, हवा भी है, हवा की रतूबत भी है, मुख्तलिफ़ तरह के दबाव भी देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया मौसम और आबो हवा का फ़र्क। अब हम यहाँ पर बुक से रीडिंग करेंगे। इसकी समझाना पहले इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके जहन में एक बात क्लियर हो जाए। तो मौसम वेदर और आबो हवा क्लाइमेट, ठीक है। मौसम से मुराद किसी मकाम के ख़ास वक्त के दर्जा हरारत, हवा के दबाव, हवा की रफ्तार, हवा की रतूबत और रेजिश। अब यहाँ रेजिश का जो लफ्ज़ है, आप अगर उर्दू डिक्शनरी इसको एक्सप्लोर करें तो रेजिश का मतलब है नज़ला, ज़ुकाम, ठीक है, रेजिश, नज़ला, ज़ुकाम। लेकिन यहाँ पर रेजिश का लफ्ज़ जो है वो ब्रैकेट में क्या लिखा गया है? बारिश और
बर्फ़बारी। देखिए इसको किससे मिला दिया इन्होंने, जो उसका लफ्ज़ी मतलब है वो ये है, और यहाँ पे जो उसका मायनी है वो किस मायनी में लिया गया है, रेजिश, बारिश और बर्फ़बारी के मायनी में लिया गया है। आपके इल्म में इजाफे के लिए ये मैंने क्लियर कर दिया, ताकि अगर कहीं आप ये लफ्ज़ पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये लफ्ज़ तो हमने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा था और मौसम के लिए इस्तेमाल हुआ था, और यहाँ हम डॉक्टर की दुकान पर आए हैं तो यहाँ हमें ये लफ्ज़ नज़र आ गया। तो इसका लफ्ज़ी मतलब वो है, और यहाँ पर ये जिस मायने में इस्तेमाल हुआ है वो है बारिश और बर्फ़बारी। ठीक है, कि मजमूई फ़िज़ाई कैफ़ियत है, यानी एटमॉस्फेयर में कितने अरसे ये सब चीज़ें मौजूद रहीं, दर्जा हरारत कितना रहा, हवा का दबाव, हवा की रफ़्तार, हवा की रतूबत, बारिश और बर्फ़बारी। ठीक है, यानी इसकी एवरेज जो मजमूई फ़िज़ाई कैफ़ियत है वो निकल आई। ये हो गया मौसम। मौसम वक्त के साथ तब्दील होता है, जबकि आबो हवा किसी जगह की एक तवील अरसे की औसत मजमूई कैफ़ियत को कहते हैं। ठीक है, यानी एवरेज जिसमें निकाली जा सके वो है आबो हवा, और जो मौसम है वो तब्दील होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। मौसम और आबो हवा में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मौसम किसी मकाम के ख़ास वक्त की फ़िज़ाई कैफ़ियत का नाम है, जबकि आबो हवा इस मकाम की एक तवील अरसे के दौरान अमूमी मौसमी कैफ़ियत का नाम है। वही बात जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब हम पढ़ेंगे सफ़हा नंबर 30 पर सतह ज़मीन पर आबो हवा में तब्दीली, यानी हमारी ज़मीन की सतह पर जो तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं और आबो हवा से मुतल्लिक़ जो तब्दीलियाँ हैं, अब हम उनके बारे पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज ओवर द अर्थ्स सरफेस, अपोस्ट्रोफी एस है, अर्थ्स सरफेस, सरफेस का मतलब है सतह और अर्थ का मतलब ज़मीन, दरमियान में अपोस्ट्रोफी एस, जिसके बारे आप अच्छी तरह जानते हैं। ये पोजेशन ज़ाहिर करता है, मलकियत ज़ाहिर करता है, यानी ज़मीन की सतह। इंसानी सरगर्मियों की वजह से कुर्राए अर्ज़ की आबो हवा तब्दील हो रही है। इंसान अपनी ज़रूरत के लिए सड़कें, इमारतें और डैम वग़ैरह बनाता है। आबो हवा में तब्दीली के मुमकिना ख़तरात पर 2009 में डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपनहेगन, ये डेनमार्क का एक शहर है कोपनहेगन, एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई इसमें, जिसमें दुनिया के बहुत से ममालिक ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी के हवाले से अहम फ़ैसले किए गए, ताकि ज़मीन पर दर्जा हरारत के बढ़ते हुए रुझान को रोका जा सके। जी, अब यहाँ पर इस लाइन की क्या ज़रूरत थी लिखने की, ये मैं आपको बताती हूँ कि इंसान अपनी ज़रूरत के लिए सड़कें, इमारतें और डैम वग़ैरह बनाता है। ठीक है, क्यों? ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक मसनूई जगह की तलाश होती है लोगों को, क्या बनाने के लिए, आबादी बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए। अब मसनूई जगह क्या है, कुदरती जगह क्या थी कि जहाँ पर जंगलात थे, जहाँ पहाड़ थे, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर पाए जाने वाले ऐसे दरख्त थे जो बारिश का पेश खैमा थे, जो बारिश की वजह बनते थे। तो यहाँ पर इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए जब डैम बनाए, जब सड़कें बनाई और इमारतें बनाई, तो मजबूरन वो दरख्त और पहाड़ों की कटाई करनी पड़ी, ख़त्म करने पड़े उनको, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत जो था वो बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ने का मतलब याद है, कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी जगह आप दर्जा हरारत बढ़ने का कहें तो उसका क्या मतलब है कि गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखनी है आपने बातें, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। और दर्जा हरारत कम होने का क्या मतलब है कि सर्दी बढ़ जाएगी। दर्जा हरारत कम होना, सर्दी बढ़ जाना, और दर्जा हरारत ज़्यादा होना यानी दर्जा हरारत ज़्यादा होना का मतलब क्या है, गर्मी। ठीक है,
तो यहाँ का हमारी ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ना शुरू हो गया। किस वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इजाफे की वजह से। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इजाफे ने क्या किया कि लोगों को मजबूर किया, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के जो लोग थे, साइंसदान थे, वो इस सोच में पड़ गए कि जब ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की गैसें और उनके खराज होना शुरू हो जाएंगे तो हमारी आबो हवा को, हमारी ज़मीन की जो आबो हवा है उसमें तब्दीली वाक़ई होना शुरू हो जाएगी। ये किसी एक इलाके की आबो हवा की बात नहीं हो रही, बल्कि सतह ज़मीन पर हमारी जो पूरी ज़मीन है ना, जो पूरी ज़मीन है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, आज मैं फिर बताती हूँ कि ये ज़मीन हमारी जो है अर्थ, इस पूरी अर्थ की आबो हवा, यानी यहाँ पे अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, जापान भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं। तो यहाँ सारी पूरी ज़मीन की, सतह ज़मीन की जो आबो हवा है उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। यानी जो यहाँ पर पहले माहौल था वो अब ज़रा कम होता जा रहा है। हमारी पूरी दुनिया को इस मसले का सामना है। कुर्राए अर्ज़ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 की एक ख़ास हद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार में तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि एक ख़ास हद, आपको याद है कि जो हमने अभी शुरू में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था जिसमें मुस्तकिल गैसें, तग़य्युर पज़ीर गैसें और आलूदगी था, तो उसमें जो मुस्तकिल गैसें थीं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और जो वो कितने परसेंट थी? 99%, ठीक है, ये थी हमारी परमानेंट गैसेस। और जो बाकी थी वो कितनी थी? 1%, ठीक है। और 1% में कौन कौन सी थी? ये हमारी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड थी, और दूसरी कौन सी थी? ओज़ोन थी, और फिर आबी बुखारात थे। ये सब जो है हमारी, ये सब क्या था? ये 1% है, ठीक है, ये ओज़ोन और फिर वाटर वेपर्स, ये सब चीज़ें मौजूद थी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ख़ास हद में हो तो हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? आपने वो पॉइंट जो जहन में रखिए, मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी बिलवास्ता और बिलावास्ता, दोनों तरह से हमारे लिए कुछ गैसें फ़ायदेमंद हैं। ऑक्सीजन डायरेक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है? वो इनडायरेक्ट फॉर्म में है, क्योंकि पौधों को उसकी ज़रूरत होती है और उनकी नशोनुमा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पॉजिटिव होती है, और पौधे हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर इनडायरेक्ट जो फ़ायदा दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे ज़िंदगी के लिए ख़ास मिक़दार में होना ज़रूरी है। ज़राए तवानाई मसलन कोयला, तेल, कुदरती गैस वग़ैरह के इस्तेमाल से निकलने वाला धुआं कुर्रे हवाई में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी मुहलिक गैसों की मिक़दार में इजाफ़ा कर रहा है। ये बात पहले भी रिपीट हो चुकी है, अब दोबारा से ये दोहराई जा रही है, पहले 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुकी है। यहाँ पर उन्होंने फिर इस बात का इआदा किया है, इसको दोबारा बयान किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हो रही है किसके ज़रिए से? कोयले, तेल और दूसरी चीज़ों के जलाने के सूरत में जो धुआं पैदा होता है और दूसरी गैसें पैदा होती हैं, वो हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह हैं। और वो कैसे नुकसानदेह हैं? कि वो सब चीज़ें जो हमारे किसके लिए नुकसानदेह हैं? हमारे ओज़ोन लेयर के लिए नुकसानदेह है, जो हमें सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआओं से महफूज रखती है, ठीक है, ये ओज़ोन को तबाह कर रही है। अब जनाब आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें ज़मीन से ख़ारिज होने वाली हरारत को जज़्ब कर लेती हैं, जिससे कुर्रा हवाई का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जो ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है।
अब होता क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जितनी ज़्यादा होती जाएगी और हमारी ज़मीन से जो हीट निकलती है, जो हमारी ज़मीन से गैसें और दूसरे गर्दो गुबार निकलते हैं, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करती रहती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भारी गैस है। ये भी याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा भारी गैस है दीगर गैसों में, और इसका काम क्या है कि ये जज़्ब कर लेती है अपने अंदर हरारत को, और उससे क्या होता है कि हरारत जो है वो बढ़ जाती है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। इस तरह दुनिया की आबो हवा मुतासिर हो रही है। दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ठीक है, वर्ल्ड का, जिसमें तमाम कंट्रीज़ आ जाती हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यानी सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, एक संगीन मसला, एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है कि ऑक्सीजन की मिक़दार जो हमारी फ़िज़ा में तकरीबन 21% है और नाइट्रोजन जो 78% है वो परमानेंट गैसेस हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें हैं वो 1% हैं। तो ये 1% जो है इसमें पिछले कुछ सालों में 25% इजाफा हो गया। यानी कि इसका रेशो जो होना चाहिए वो 1% है, और ये 1% से तजावुज़ करता जा रहा है, और इससे गर्मी ज़्यादा होने लगा। आपने सुना होगा अपने नानी दादी से कि भाई हमारे ज़माने में तो इतनी गर्मी नहीं पड़ा करती थी, और ये था और वो था, और तब तो एसी भी नहीं थे, फ्रिज भी नहीं होते थे, तो आज तो इतनी गर्मी है कि 1 मिनट भी एसी के बगैर नहीं रहा जाता। और इवन ये जो इस्लामाबाद, पिंडी, मरी और कागान, कलाम साइड हैं, इनमें तो पंखे भी नहीं होते थे, क्योंकि ये इतने सर्द इलाके होते हैं। अभी भी नहीं हैं, लेकिन अब क्योंकि दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है तो यहाँ भी गर्मी के मौसम में कभी कभार महसूस हो जाती है कि यहाँ पर गर्मी फ़ील होना शुरू हो गई है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी दुनिया की आबो हवा जो है वो मुतासिर हो रही है, और इसमें तब्दीली रोनुमा हो रही है। जब आतिश फ़िशां फटते हैं तो गर्दो गुबार और गैसें वग़ैरह बड़ी मक़दार में कुर्राए हवाई में दाखिल हो जाते हैं, जिससे आबो हवा में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। अब होता क्या है कि जब आतिश फ़िशां, वॉल्केनोज़ आपने सुना होगा, आतिश फ़िशां जब फटता है ना तो उससे ख़ास किस्म की गैसें निकलती हैं, कुछ ऐसे ज़र्रात निकलते हैं जो हमारी फ़िज़ा में शामिल होते रहते हैं, और उस गर्दो गुबार और गैसों से क्या होता है, हमारी फ़िज़ा का दर्जा हरारत, ठीक है, वो बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब जहन में है ना, क्या मतलब है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। अब है ओज़ोन तह की अहमियत। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज़ ओज़ोन? ओज़ोन क्या है ये आपने पहले पढ़ लिया है, और ये हमारी वेरिएबल गैस है ओज़ोन, ठीक है, ओज़ोन। अब ये ओज़ोन के बारे में हमने पढ़ना है, और ओज़ोन ये उर्दू में भी लिखा हुआ है उन्होंने, मैं आपको यहाँ उर्दू में भी लिख देती हूँ, ओज़ोन। अब सबसे पहले तो आप जहन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी के लिए जितनी भी चीज़ें खल्क़ की हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो कुदरती चीज़ है, उसमें इंसान के लिए फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। अगर कोई नुकसान है भी तो परवरदिगार ने उसको एक कुदरती अमल के ज़रिए इंसान तक पहुँचने से रोक दिया है। अब ये ओज़ोन भी उनमें से एक चीज़ है। सूरज इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही अहम जुज़ है। ज़िंदा रहने के लिए जानदारों को हवा, पानी और ख़ुराक की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये हवा, पानी और ख़ुराक मरहूने मिन्नत हैं रोशनी के, ठीक है। रोशनी, हवा, पानी और ख़ुराक, अगर ये 4 चीज़ें ना हों तो किसी भी जानदार का वजूद नहीं है। जानदार कौन से हैं आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है। हर वो चीज़ जो अपनी मर्ज़ी से हरकत कर सके और बढ़ सके और दोबारा से उसकी ज़िंदगी का वजूद हो, जिसमें इंसान के अलावा जो जानदार आ जाते हैं, जैसे पौधे हैं, ये रिसाइकिल होते रहते हैं। कैसे होते हैं कि एक से दूसरे में और फिर एक ज़िंदगी का एक सिलसिला चलता रहता है कि जानदार जो हैं, जो जानवर हैं, वो एक दूसरे को खाते रहते हैं, और फिर पौधे हैं वो मरते रहते हैं, दोबारा ज़िंदा होते रहते हैं। इंसान जो है उसकी भी जनरेशन्स चलती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें, इंसान, पौधे और जानदार,
जितने भी हैं, चाहे वो आबी जानदार हैं, चाहे वो ज़मीन पे पाए जाने वाले जानदार हैं, चाहे वो हवा में उड़ने वाले जानदार हैं, इनके लिए रोशनी, हवा, पानी और ख़ुराक की ज़रूरत होती है। अब सूरज के बग़ैर इन सब चीज़ों का वजूद नामुमकिन है, ठीक है। विदाउट सन कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब हम तो रोशनी मसनूई तरीके से भी हासिल कर लेते हैं, लाइट जला के, और दूसरी तरह यूपीएस सिस्टम के ज़रिए हम कर लेते हैं, लेकिन जो ये पौधे होते हैं, अब ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये सिर्फ सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं अपना फूड प्रोसेस करने के लिए, जिसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस का अमल, ज़ियाई तालीफ़ का अमल। अब आपको ये क्लियर हो गया कि सूरज की रोशनी कितनी ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए। अब इस सूरज की रोशनी को जब ज़मीन तक आना होता है तो कुछ ऐसी शुआएं भी हैं जो इंतहाई ताकतवर हैं, इंतहाई एनर्जी के साथ होती हैं कि अगर वो डायरेक्ट ज़मीन तक आ जाएं तो इंसानी ज़िंदगी का ना सिर्फ ख़ात्मा हो जाए बल्कि बहुत से ऐसी बीमारियां जन्म ले लें जिसका इंसान मदावा नहीं कर सकता। ये ओज़ोन जो है, ये सूरज से आने वाली जो एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ रेज़ होती हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ जो रेज़ेस आती हैं उनको रोकती है, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ जो रेज़ेस आती हैं उनको स्टॉप करती है। कौन? ये हमारी ओज़ोन लेयर एक्स्ट्रा एनर्जी रेज़ को रोकती है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज़ जिनके अंदर इतनी पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है कि उनका ज़मीन तक, इंसान तक रसाई करना इंसान के लिए स्किन कैंसर और आँखों की बीमारी का बायस बनता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ओज़ोन लेयर। कुर्रा हवाई की एक गैस ओज़ोन है। ओज़ोन कुदरती तौर पर पैदा होती है और ख़त्म भी होती है। ओज़ोन तह कुर्रा हवाई के बालाई हिस्से में मौजूद है। ओज़ोन गैस O3, ये इसका साइंटिफिक नेम है, O3 बाला बनफशी शुआओं को जज़्ब करती है और इसे फ़िल्टर करने के बाद ज़मीन तक पहुंचाती है। वही बात, अल्ट्रा वायलेट रेज़ को पहले अपने अंदर जज़्ब करती है और उसमें से जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, जानदार के लिए फ़ायदेमंद है, सिर्फ वो रेज़ ज़मीन तक पहुंचाती है, बाकी को वो स्टॉप कर देती है। देखिए कुदरत का एक कितना निज़ाम है कि इंसान सोच भी नहीं सकता, ठीक है, कि हम इस तक पहुँचें या किस तरह इंसान को अल्लाह ताला ने खल्क़ किया और उसको कितना अज़ीज़ है ये इंसान और ये तमाम जानदार कि उसने अपने सूरज से आने वाली शुआओं को एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए फ़िल्टर करने के बाद ज़मीन तक पहुँचाने का एक सिस्टम बना दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इंसान या दूसरे जानदार इससे नुकसान हो जाए उन्हें। अच्छा, इस तरह इंसानी ज़िंदगी अल्ट्रा वायलेट शुआओं से महफूज रहती है। अगर ये ना हो तो सोचें क्या हो। और आपको पता है कि ये किस पर होती है? कल हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर क्या होता है, कौन से स्फीयर में होती है ये? जी, किसी को याद है? ट्रोपो में? नहीं, ट्रोपो में नहीं है। ये क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होती है। ये गैस जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होती है और ये क्या काम करती है? अल्ट्रावायलेट रेज़ को ज़मीन तक आने से पहले फ़िल्टर करती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज़ जो थी, ये जिल्द के कैंसर और आँखों की बीमारियों का सबब बनती हैं। अगर ओज़ोन गैस की मिक़दार कम होती जाएगी तो अल्ट्रावायलेट शुआएं ज़मीन पर पहुंच जाएंगी जो ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती हैं। लिहाजा ओज़ोन गैस की कुर्रा हवाई में मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है। और ये किस तरह ख़त्म होती चली जाएगी? जब आलूदगी बढ़ जाती है, जब पोल्यूशन बढ़ जाता है तो इसकी सतह को, इसकी जो कारकर्दगी है उसमें कमी आ जाती है, ये टूट फूट का शिकार हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये अप एंड डाउन होती रहती है, खुद ही कम होती है, खुद ही बढ़ जाती है ये गैस। और इस गैस की जो तय है ये टूट फूट का शिकार हो जाती है जब दुनिया में पोल्यूशन बढ़ जाता है। और एंटार्क्टिक ओशन के ऊपर यहाँ शिगाफ आ गया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आलूदगी कम होने से
ये शिगाफ भर गया। और आपको मालूम है कि अब दोबारा से जो इसकी टूट फूट हो गई थी वो ये कोविड-19 की वजह से, जो पोल्यूशन में कमी आई, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में महसूर हो गए, उन्होंने अपने जो व्हीकल्स थे उसको चलाना बंद कर दिया, धुआं कम हो गया, मिलों में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम कम हो गया, जिसकी वजह से इसकी हालत पहले से बेहतर हो गई है और अब उम्मीद की जाती है कि मज़ीद इसकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। जी, अब हम पढ़ेंगे ओज़ोन की कमी की वजूहात, कॉजेज़ ऑफ ओज़ोन डेप्लीशन। डेप्लीशन कहते हैं कम कर देना, कमी होना। ओज़ोन गैस के मुताले में हमें सैटेलाइट से मिलने वाली मालूमात से मदद मिलती है। सैटेलाइट क्या है? ठीक है, अब मैं आपको ये जो बना हुआ है इसी के ज़रिए समझाती हूँ कि ज़मीन है, यहाँ पर ज़मीन के जो इर्द गिर्द अजराम फ़ल्की हैं वो अपने ख़ास मदार में घूम रहे हैं। ठीक है, ये सब अजराम फ़ल्की अपने ख़ास मदार में घूम रहे हैं और इसके अलावा जो मसनूई सैयारे फ़ज़ा में छोड़े जाते हैं और उनका क्या काम होता है और वो कैसे छोड़े जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सैटेलाइट वो मसनूई सैयारे हैं जो फ़ज़ा में, जो हमारी ज़मीन से खला में छोड़े जाते हैं और ये रॉकेट के ज़रिए छोड़े जाते हैं और रॉकेट अलहदा हो जाता है और ये खला में मौलिक हो जाते हैं और इनका क्या काम होता है कि ये ज़मीन से आने वाली ख़ास किस्म की शुआओं को पहुंचाते हैं दूसरे मुल्कों में और दूसरे मुल्कों से रिसीव करके हमारे मुल्क तक पहुंचाते हैं। अब आपको वहाँ इंग्लैंड में होने वाला क्रिकेट मैच लाइव कैसे नज़र आ जाता है? लाइव का क्या मतलब है? बराह रास्त। ठीक है, अब वहाँ की जो सैटेलाइट हैं, टीवी चैनल्स ने जो छोड़े हुए हैं खला में, उनका काम क्या है कि वो रिसीव करते हैं वहाँ से रेज़ और उन रेज़ को पहुँचा देते हैं हमारे सैटेलाइट चैनल तक और फिर हमें बराह रास्त मैच नज़र आ जाता है, बराह रास्त कोई कॉन्फ्रेंस नज़र आ जाती है, बराह रास्त कोई स्टेज प्रोग्राम और दूसरी किस्म की चीज़ें हम बराह रास्त सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर रूस, अमेरिका और चाइना जो सैटेलाइट हैं भेज रहे हैं खला में रॉकेट के ज़रिए, उनका काम क्या है कि वो अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, कि किस किस तरह ओज़ोन में ख़राबी पैदा हो रही है और उसको किस तरह रिपेयर करना है। ओज़ोन की ये तय मुख्तलिफ़ जगहों पर पतली हो चुकी है। मैंने आपको बताया था ना, इसकी जो मोटाई है उसमें कमी वाक़ई हुई है और इसकी कमी वाक़ई होने का मतलब क्या है कि इसकी अंदर टेंडेंसी कम हो गई है अल्ट्रा वायलेट शुआओं की फ़िल्ट्रेशन के लिए। यानी जब कमज़ोर हो गए, जैसे मैं आपको साफ मिसाल दूं कि आप हेल्दी थे और आपने कोई बाहर का खाना वाना खा लिया, आप बीमार हो गए तो आपकी हेल्थ जो है वो श्रिंक हो गई, आप श्रिंक हो गए, आप थोड़े से वीक हो गए। तो ये जो है ओज़ोन, इसकी मोटाई उसमें कमी आई है और ओज़ोन गैस की कमी और इसके ख़त्म होने की बड़ी वजह CFC गैस है। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मुरक्कब है। उससे पहले ज़रा ये देखें पिक्चर, ऐसे बिला वजह नहीं कोई भी चीज़ बनाई हुई होती। जो हमारी ये गवर्नमेंट की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ये बुक है, अब इसमें इस पिक्चर का क्या मतलब है? कभी आपने गौर किया है कि यहाँ पर देखिए कि वापस आने वाली शमसी हरारत कौन सी है? जो हमारी ज़मीन से ऊपर को उठ रही है, ये सूरज है, ये अमले जाज़बियत है। ठीक है, जो हमारी सूरज को जज़्ब कर रही है, ये ब्लू कलर की ये ओज़ोन गैस है। ओज़ोन गैस की ये तय है, देखिए ये ब्लू कलर से जो आपको नज़र आ रहा है, जिसमें क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। अब अमले जाज़बियत का मतलब है ये एब्जॉर्प्शन है, यानी सूरज की डायरेक्ट रेज़ जो हैं वो ज़मीन तक नहीं जा रही हैं, उसने एक आगे ढाल बनाई हुई है ज़मीन के ऊपर और ये ढाल का काम क्या है कि ये इसको जज़्ब कर रही है। ठीक है, अब जज़्ब जो कर रही है और उसके बाद क्या कर रही है, ये कुर्रा हवाई का आखिरी बालाई हिस्सा है, ये उसमें पाई जाती है यानी स्ट्रेटोस्फियर में, और ये जज़्ब कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखें, ये धुआं निकल रहा है, यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैस और नामियाती ईंधन का जाना, ये हवा में शामिल होते हैं। आखिर ये भी तो कहीं जाएगा ना। अब ये जो धुआं है
और इसके बाद यहाँ पर ये शमसी हरारत है जो जज़्ब हो रही है, और ये तेल से चलने वाली इंजन की गाड़ियाँ हैं, और ये CFC गैस है। अब CFC गैस को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ये कितनी नुकसानदेह है। ये देखें, ये आग जल रही है, इसका धुआं भी है। अब ये सब चीज़ें जब जमा हो गई और जब इनका धुआं वापस जाएगा, ठीक है, तो ये वापस आने वाली शमसी हरारत कहलाता है। ठीक है, अब ये धुआं जो है ये वापस नहीं जा रहा, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको अपने अंदर जज़्ब किए जा रही है, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये ब्लू आपको जो एक कमान की सूरत में नज़र आ रहा है, ये वो तय है जो ओज़ोन की है, जो सूरज से आने वाली शुआओं को रोकती है, फ़िल्टर करती है और फिर ज़मीन तक पहुँचाती है। समझ रहे हैं आप? ये देखिए, अगर इसकी मोटाई में कमी आ जाए तो फिर हमारे ज़मीन पर सूरज की ऐसी रेज़ भी आ जाएंगी जो इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हैं। पिक्चर को समझ लेने से ही सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत ये है कि अगर आप गौर नहीं करेंगे और इसको एज अ पिक्चर लेंगे और आगे चले जाएंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट समझने में ज़रा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे और समझेंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको सारा सिस्टम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? आम इस्तेमाल में मैं आपको बता दूं कि आपके घरों में रेफ्रिजरेटर भी होगा, आपके घरों में एयर कंडीशनर भी होंगे। अब ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो ठंडा करते हैं हमारे कमरों को, हमारी चीज़ों को, अब इनके अंदर एक ख़ास किस्म की गैस इस्तेमाल होती है, ठीक है, जो ठंडक प्रोवाइड करती है। फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में चीज़ें ठंडी हो जाती हैं और एयर कंडीशनर से हमारे कमरे और दीगर जगहें ठंडी हो जाती हैं। अब जब ये लीक हो जाती हैं गैसें, ये लीक हो जाती हैं, तो ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म की गैस होती है जो कि फ़िज़ा में शामिल हो जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्प्रे होते हैं, जैसे फसलों पे करने वाले या आपके इंसेक्ट किलर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जिनको कहते हैं, उनमें भी इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात CFC गैस खारिज होकर ओज़ोन को नुकसान पहुंचाती है। देखें, वही वाली बात कि CFC गैस जो है वो नुकसान पहुंचाती है। CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेरे साथ पढ़ें, ये बहुत लंबा वर्ड नहीं है। आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वहाँ पर जब आप एक मेडिसिन के नाम पढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए। आज से ही आदत डालें। C क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कितनी गैसें होती हैं इसके अंदर? कौन कौन सी गैसें होती हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। अब यहाँ पर आगे आप देखिए, ओज़ोन गैस की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए इक़दामात। आपको ये समझ में आ गया कि हमारी ओज़ोन की लेयर को किस किस चीज़ से ख़तरा है। सबसे मेजर जो इशू आ रहा है वो है पोल्यूशन का। और कौन से पोल्यूशन में? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है ना, वो इसमें बहुत किरदार अदा कर रहा है ओज़ोन लेयर को कम करने में। और अगर ये कम हो गई खुदा न खास्ता, तो सूरज से आने वाली जो रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़, उनकी फ़िल्ट्रेशन का काम कम हो जाएगा और ज़मीन पर स्किन कैंसर और आँखों की बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब आएंगे हम ओज़ोन गैस की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए इक़दामात। measures to overcome the problem of ozone depletion। ठीक है, अब हमारी ज़मीन के ऊपर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, तो साइंसदान सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से हम इसमें कमी कर लें। ठीक है, अब ये आपने जहन में रखना है कि अभी आपके चौथे दिन की पढ़ाई का काम जारी है। तो ये जो आपको टॉपिक समझा रही हूँ, ये आपकी किताब से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आसानी के लिए आपको बता रही हूँ ताकि आप समझते जाएं। अब जब ओज़ोन लेयर में कमी आ गई, डिप्लीशन हो गई, तो अब उसको बेहतर कैसे बनाएं? सर जोड़ के बैठ गए सारे साइंसदान। अब उन्होंने क्या किया? गुज़िश्ता चंद सालों में मुख्तलिफ़ ममालिक के इक़दामात की वजह से बेहतर नताइज सामने आए हैं। नासा स्टैंड्स फॉर व्हाट? अब ये जो एब्रीविएशन है ये आपके आगे तक काम आएगा। अब नासा स्टैंड्स फॉर
नेशनल, ये कहाँ का, ये अमेरिका की एक खलाई कंपनी है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदानों की एक ग्रुप पर मुश्तमिल है। और ये क्या काम करते हैं कि ये खला में होने वाले, फ़िज़ा में होने वाले तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। नेशनल, नेशनल, एन फॉर नेशनल, ये हम किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? नासा को। आप याद रखिए कि जहाँ भी आपको एब्रीविएशन नज़र आएगा वो हमेशा आपने देखा होगा कि वो कैपिटल लेटर से है। और याद रखिए कि जब आप किसी एब्रीविएशन को एक्सप्लेन करने चलें तो आपका पहला लेटर भी कैपिटल होना चाहिए। नेशनल एरो नॉटिकल, नेशनल एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स, एन फॉर नेशनल, ए फॉर एरोनॉटिक्स, एंड स्पेस, एंड स्पेस, स्पेस का एस कैपिटल, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका का एक इदारा है, खलाई इदारा है, जिसका काम खला में होने वाले चेंजेस के ऊपर नज़र रखना और उसके अंदर बेहतरी करना, अर्थ के मुताल्लिक मालूमात रखना, उसकी बेहतरी करना। और ख़ास तौर पर ये ओज़ोन के लिए इन्होंने क्या किया है, नासा और दूसरे ज़राए से हासिल होने वाली ज़मीनी मालूमात से ये पता चला है कि ओज़ोन गैस के कम होने की रफ़्तार सुस्त हो गई है। इट्स अ पीस ऑफ गुड न्यूज़, ठीक है, ये एक अच्छी ख़बर है कि ओज़ोन लेयर में जो कमी आ गई थी, जो उसकी मोटाई में आपने देखा था ना, जो कमान की सूरत में थी, कमान पूरी ऐसे करके जो बनी हुई थी, वो ओज़ोन लेयर थी, उसकी मोटाई में जो कमी आ गई थी अब उसमें बेहतरी आना शुरू हो गई है, यानी अब वो उसकी मोटाई कम नहीं हो रही है। इसकी बड़ी वजह पहले CFC गैस के इस्तेमाल में कमी और फिर इस पर मुकम्मल पाबंदी है। यानी ये जो CFC गैस थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन लग गया। यानी अब रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स के अंदर जो गैस इस्तेमाल हो रही है वो CFC गैस नहीं है। यानी इतनी नुकसानदेह थी कि जब ये लीक होती थी तो ये फ़िज़ा में बहुत नुकसान पहुंचाती थी, ख़ास तौर पर ओज़ोन को। मिसाल के तौर पर अब इसकी जगह किसने ले ली? CFC गैस की जगह HCFC, यानी HCFC गैस इस्तेमाल हो रही है, जो किन गैसों का मुरक्कब है? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पर CFC की बजाय HCFC इस्तेमाल होने लगी है, जो कि नुकसानदेह नहीं है। और किन गैसों का मुरक्कब है ये? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। पहले कौन सी थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और अब कौन सी है? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये इन गैसों का मुरक्कब है। ये गैस CFC गैस की निस्बत कम मुज़र है, फ़ायदेमंद ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उसके मुकाबले में, यानी कंपैरेटिवली, मुकाबलतन थोड़ी कम मुज़र है। मुज़र का मतलब होता है कम नुकसानदेह है। उम्मीद की जा सकती है कि इस सदी के वस्त तक, वस्त मीन मिड, सदी क्या है, कौन सी सदी है ये? 21वीं सदी चल रही है, ठीक है। लिखते हम 2020 हैं लेकिन सदी 21वीं कहलाती है। तो ये याद रखिएगा कि इस सदी के दरमियान में हम ओज़ोन गैस को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। यानी उसकी जो मोटाई है, उसकी साख्त है, वो जैसे थी इस दुनिया में आने के बाद उसको वैसे ही करने की
कोशिश में हम कामयाब हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका डे 4 का जो काम था ख़त्म होने जा रहा है। अब इसमें अहम नुकात हैं जो हमने पढ़े, यानी समरी ऑफ द लेसन क्या है, पढ़िए। कुर्रा हवाई ने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से एक गिलाफ की सूरत में ढांप रखा है। नंबर 1 पॉइंट, अगर आप ये सारे पॉइंट्स जहन में रखें ना, और इसके अंडर जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है अगर उसको जहन में रखते हुए आप लिखें, तो मेरा ख़्याल है कि आपके लिए सोशल स्टडीज़ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कि आपकी बुक में जो मौजूद है उसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया, यहाँ समरी भी आ गई है, और आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट थे उसको भी क्लियर कर दिया मैंने। दूसरा है, कुर्रा हवाई ज़मीन की कशिश सकल की वजह से ज़मीन के चारों तरफ लिपटा हुआ है, यानी ग्रेविटी, याद है ना ग्रेविटी, कि हम ज़मीन पर चलते हैं, हम गिरते नहीं हैं फ़ज़ा में। अगर आप देखें खला में तो चाँद के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो फुदक फुदक कर, जंप कर कर के, हॉप कर कर के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ज़मीन पर ग्रेविटी यानी कशिश मौजूद है, जिसकी वजह से हम चल फिर रहे हैं, और ज़मीन के अंदर एक ख़ास किस्म की ग्रेविटी है, कशिश है, जो रोके हुए है हर चीज़ को अपने ऊपर। और इसी तरह कुर्रा हवाई को भी इसने अपने इर्द गिर्द रोका हुआ है। कुर्रा हवाई की तरकीब में 3 बुनियादी अनासर शामिल हैं। नंबर 1, मुस्तकिल गैसें यानी परमानेंट गैसेस कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और तग़य्युर पज़ीर गैसें यानी वेरिएबल गैसेस हैं। वेरिएबल गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ओज़ोन और वाटर वेपर शामिल हैं। और आलूदगियाँ, नंबर 3 आलूदगियाँ। हवाई कुर्रे का 99% सिर्फ 2 गैसों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। ये तो मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं कि 99% परमानेंट गैसेस हैं। कौन कौन सी? 2 गैसेस, 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन तमाम ज़राए तवानाई मसलन कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह को जलाने में मदद देती है। यानी ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ये जलने के अमल में मुआविन होती है। यानी किसी भी तरह की कोई भी ईंधन के इस्तेमाल के लिए जब आप माचिस जलाते हैं तो उसमें आपको ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन जो है वो ज़रूर चाहिए होती है, यानी जलने के अमल में मदद देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को जज़्ब करती है और दर्जा हरारत को मुतदिल रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हरारत हमारी ज़मीन से निकल रही है, गर्मी निकल रही है, उसको अपने अंदर जज़्ब करती है। और क्यों? कि ये पौधों के ज़रिए, एक सिस्टम के ज़रिए हमारी ज़मीन पर हमारे लिए इनडायरेक्ट वे में यूज़फुल है, और इससे टेम्परेचर जो है हमारा मॉडरेट रहता है। ओज़ोन सूरज से खारिज होने वाली ख़तरनाक बाला बनफशी शुआओं को ज़मीन तक पहुँचने से रोकती है। ओज़ोन आपके सामने मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक ख़ास किस्म की गैस है जिसने एक हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक कमान की सूरत में अपने आप को रखा हुआ है, और इसकी ख़ास मोटाई है जो कि सूरज से आने वाली रेज़ को पहले अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। पिक्चर जब मैंने एक्सप्लेन की तो आपको बताया था कि अमले जाज़बियत के ज़रिए वो सारी रेज़ वहाँ पे जज़्ब हो जाती हैं। यूज़फुल रेज़ को फ़िल्टर करने के बाद ये गैस हमारी ज़मीन तक ऑर्डर करती है पहुँचने का, और हम उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। अल्ट्रा वायलेट शुआएँ, बाला बनफशी शुआएँ। ज़मीन के करीब मौजूद कुर्रा हवाई की तह ट्रोपोस्फियर कहलाती है। यानी सबसे पहली लेयर जो है, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको याद है 4 स्ट्रक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी थी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीज़ोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो सबसे पहला जो हमारी लेयर, जो हमारी ज़मीन के करीब तरीन है, जिसका काम बारिशें, बादल बनना और बर्फ़बारी होना और मुख्तलिफ़ किस्म के आलूदगियाँ भी वहाँ पे होती हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो ये ज़मीन के करीब तरीन होती है, उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। किसी मकाम के ख़ास वक्त के दर्जा हरारत, हवा के दबाव, हवा की रफ़्तार, हवा की रतूबत और रेज़िश की मजमूई फ़िज़ाई कैफ़ियत मौसम कहलाती है। इन शॉर्ट के मौसम जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं, लेकिन आबो हवा जब तब्दील होनी होती है तो हम 30 साल की मजमूई कैफियत का औसत अंदाज़ा लगाने के बाद ये इस मकाम तक पहुँचते हैं कि इस एरिए की औसत आबो हवा का क्या नाम होगा।
आबो हवा किसी जगह की एक तवील अरसे की औसत मजमूई कैफियत को कहते हैं, यानी 30 साल का अरसा दरकार होता है किसी जगह की आबो हवा का अंदाज़ा लगाने के लिए। लेकिन मौसम का क्या मतलब है कि सुबह कुछ है, दोपहर को कुछ है, शाम को कुछ है और रात में कुछ है, यानी क्लाइमेट जो है वो 30 साल की मजमूई कैफियत, औसत मजमूई कैफियत, और जो मौसम है ये हमारे किसी भी एरिए की, मिसाल के तौर पे हमारे लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद की, यानी ऐसी कैफियत जो तब्दील होती रहती है और इसकी कोई ख़ास ज़्यादा मुद्दत नहीं बल्कि ये एक अंदाज़न मुद्दत होती है, मजमूई कैफियत होती है। CFC गैस कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन गैसों का मुरक्कब है, यानी वो गैस जो बहुत ख़तरनाक थी, जो कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में काम करती थी ठंडक रखने के लिए, तो उस गैस को तब्दील कर दिया गया HCFC के साथ। ये थे वो पॉइंट्स, सेलिएंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस लेसन में पढ़े। तो आज आपका चौथे दिन का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका 5वें दिन का काम क्या है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी रीडिंग कंप्लीट, लेसन आपका हो गया कंप्लीट। अब आएंगे हम 5वें दिन की पढ़ाई के ऊपर के 5वें दिन आपने करना क्या है। डे 5 में आपने क्या करना है, ये सब आपको क्यों करवाया जा रहा है, ताकि आपको कोई चीज़ मुश्किल ना लगे। 5वें दिन का काम, इसमें आपने 2 सवाल, या अगर आप ज़्यादा भी कर सकें तो ज़्यादा कर लें। यानी सबसे पहले तो आपने 5वें दिन का काम क्या करना है, सफ़ा नंबर 33, सफ़ा नंबर 33 पर आपने जो भी यहाँ MCQs नज़र आ रहे हैं वो आपने मुकम्मल करने हैं। ज़मीन के करीब मौजूद कुर्रा हवाई की तह क्या कहलाती है, ये तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। जी हाँ, ट्रोपोस्फियर, टिक कर लीजिए इसको। कुर्रा हवाई सतह समंदर से करीबन कितने किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है? 80,000। ठीक है, सतह समंदर से जो भी बुलंदी नापी जाती है वो सतह समंदर से नापी जाती है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या CFC? जी, CFC गैस। फिर कितने हैं? 3, 4, 5 या 6 बुनियादी अनासिर कौन से हैं? यानी वही 3 चीज़ें। नंबर 1 परमानेंट गैसेस, नंबर 2 वेरिएबल गैसेस, नंबर 3 पोल्यूशन। 3 को टिक कर लीजिए। मीज़ोस्फीयर की आखिरी हद पर हवा का दर्जा हरारत कितना रह जाता है? ठीक है, करीबन -100 सेंटीग्रेड, -100 सेंटीग्रेड, इंतहाई सर्दी। बे को टिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आ गए आपके, ये 5वें दिन का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ, क्योंकि ये तो बहुत छोटा काम था, अब आपने सफ़ा नंबर 34 पर, यहाँ पर सफ़ा नंबर 33 + 34 आपने मुख्तसर जवाब दें। ये काम आपको पहुँच चुका है, PDF के ज़रिए आपको व्हाट्सएप में मिल गया होगा। मुख्तसर जवाब दें, कुर्रा हवाई से क्या मुराद है? अब मज़ा तो जब आए ना कि जब मैंने आपको जो रीडिंग करवाई है आप उसी में से अपने अल्फाज में ढूंढें और आप ख़ुद से जवाब देने की कोशिश करें। कुर्रा हवाई से क्या मुराद है? मौसम और आबो हवा में फ़र्क बयान करें। मीज़ोस्फीयर से क्या मुराद है? ओज़ोन की कमी की 2 वजूहात तहरीर करें। तो ये हो गया आपका 5वें दिन का काम। अब आएंगे हम अपने 6ठे दिन का काम। ठीक है, 6ठे दिन का काम। 6ठे दिन का काम क्या है? आपने सफ़ा नंबर 34 पर जो तफसीली सवालात हैं, ठीक है, तफसीली सवालात हैं, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तफसीली सवालात 1 से 3 तक 3 सवाल आपने याद करने हैं। मैं सारे नहीं कह रही हूँ। पहला सवाल क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की अहमियत बयान करें।
बहुत आसान है, आपने ऑक्सीजन को जहन में लाना है और फिर कार्बन डाई। आप अपनी तरफ से भी मिसाल लिख सकते हैं, लेकिन जो मिसाल मैंने यहाँ आपको लेक्चर में दी है आपके लिए बहुत आसान है, आप उसको अपने अल्फाज में करके लिख सकते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की अहमियत बयान करें। नंबर 2, कुर्रा हवाई की तरकीब बयान करें। तरकीब वही बहुत आसान कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं इसमें। अब ये कहाँ से कहाँ तक सवाल होगा कि जहाँ तक आपको ये अहमियत नज़र आएगी, यानी कि जो इसकी तरकीब है जिसमें 3 तरह की चीज़ें शामिल हैं, परमानेंट गैसेस, वेरिएबल और आलूदगियाँ। ये आलूदगियाँ, जहाँ तक आलूदगी है वहाँ तक ये काम मुकम्मल होगा आपका इस सवाल का। नंबर 3, कुर्रा हवाई की तहदार साख्त की वजाहत करें। बहुत आसान, ये चारों के चारों, ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीज़ोस्फियर और थर्मोस्फियर, ये चारों के चारों जो हैं वो ये कुर्रा हवाई की तहदार साख्त हो गए। तो ये आपका हो गया छठे दिन का काम, यानी आपने सवाल नंबर 1 से तफसीली जो सवाल आते हैं उससे सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 3 तक याद करना है। इसी तरह जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया, आप अपने बहन, अम्मी, भाई, अब्बू या जो भी आपकी ट्यूशन वाली बाजी हैं उनको भी आप सुना सकते हैं। अब आएगा आपका 7वें दिन का काम, ठीक है, 7वें दिन का काम। अब 7वें दिन का काम क्या है कि सवाल नंबर आपने तफसीली सवालात, सफ़ा नंबर 34 तफसीली सवाल। मैं देखिए आपके लिए आसान कर रही हूँ, आपको सोशल स्टडीज़ जो है वो शौक़ से पढ़नी है। अब हमने छठे दिन 3 सवाल याद किए, अब हम 7वें दिन क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 से लेके और सवाल नंबर 6 तक, यानी कितने सवाल बन गए, 3 सवाल। 3 सवाल ये, ठीक है, 3 सवाल ये और 3 सवाल अगले दिन। मुश्किल नहीं करना, आपने प्लानिंग से चलना है। आपके लिए तो मैं पढ़ा रही हूँ, आपको आसान लगे ताकि इंटरेस्ट आपका डेवलप हो और आपको ये एक आपके अंदर शौक़ डेवलप हो कि मैं भी सोशल स्टडीज़ की टीचर बनूँगी बड़े होकर। सोशल स्टडीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें मज़े से आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर 3 सवाल जो हैं वो आपने 7वें रोज़ याद करने हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको काम दे रही हूँ वो है आपका 8वें रोज़ का काम। मैं पूरे 8 डेज़ आपको डिवाइड कर दी हैं, देखें 8 डेज़ का मैं काम आपको करवा रही हूँ। 8वें रोज़ का काम क्या होगा, हर दिन की पढ़ाई के काम से आपने 5 मुख्तसर जो 5 ये जो मैं उसको MCQs 5 MCQs बनाने हैं आपने, कितने, 5 MC, यानी हर दिन की पढ़ाई। यानी जब मैंने डे 1 शुरू किया तो डे 1 के काम से आपने 5 MCQs और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं हर दिन के काम से, ठीक है। यानी 5 MCQs और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं आपने हर दिन के काम से। ये आपका 8वें रोज़ का काम है, ठीक है। और आपने इस काम को एक दिन में नहीं कर लेना, बल्कि यही काम आपका 8वें, 9वें और 10वें 3 दिन का काम है आपका, ठीक है। 8वें, 9वें और 10वें रोज़ का। ये मैं आपको आसानी के लिए लिख दूं, 10वें दिन का काम। यानी ये एक दिन में नहीं मुकम्मल कर लेना, आपने 3 दिन में आपने मुकम्मल करना है। क्या काम करना है, सबसे पहले आपने रीडिंग निकाली डे 1 की, आपने पूरी सुनी या आपने पूरा पेज पढ़ा, उसकी रीडिंग की। अब उस रीडिंग में से 5 MCQs और 5 शॉर्ट क्वेश्चन खुद ही बनाने। आप तो इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि इंग्लिश में जिस तरह आप मुझे फॉलो करते हैं और मेरी बात मानते हैं, तो आपको इंग्लिश जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, मेरा ख्याल है आप सोशल स्टडीज़ भी उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। तो 5 MCQs और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने बनाने हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिवीज़न हम करते हैं यहाँ पर, ये आपकी आसानी के लिए की गई है ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट का लेक्चर बर्डन ना लगे। ये ना हो कि जी इतना लंबा लेक्चर है, हम कैसे सुनेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से रद्दो बदल या चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो काम हमने आपको अगर पहले दिन का दिया है तो आप उससे आगे नहीं पढ़ सकते। अगर आप फारिग हैं, आपके ऊपर कोई काम नहीं और आपका दिल चाह रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ना समझिएगा कि जी मैम ने कहा है कि एक ही दिन में सारा कुछ कर लेना है। नहीं, मैंने आपको पूरे 10 डेज़ का काम दिया है। ये कुर्रा हवाई का तारुफ आपने 10 दिन करना है, ठीक है। और मैंने ये देखिए बोर्ड पे लिख भी दिया है ताकि आपकी आसानी के लिए, आपको याद भी रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए ना, वो है शौक़, इंटरेस्ट। और अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो कोई सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हर चीज़ में आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, शौक़ से पढ़ना है, अपनी एम्बिशंस को जहन में रख के पढ़ना है, क्योंकि आपने ही आगे जाके तरक्की करनी है और तरक्की के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अब दोबारा हाज़िर होंगी आपके सामने सोशल स्टडीज़ के ही लेक्चर के साथ, जब तक आपने इस काम को बहुत अच्छी तरह समझ के पढ़ना है, करना है और लिखना भी है, ठीक है। अगले लेक्चर तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।